हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आईसीटी की क्लास नंबर 8 आज आपकी होने वाली है और पिछली हम 7 क्लास आईसीटी की कर चुके हैं। पहली यूनिट हम दिसंबर 2025 के दृष्टिकोण और जून 2026 के दृष्टिकोण से हमारी आईसीटी की पहली यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की हमारी पहली यूनिट आईसीटी हम कर रहे हैं, जिसकी हम 7 क्लासें कर चुके हैं और आज हमारी क्लास नंबर 8 है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी तक क्या क्या कर चुके हैं। हम लोग कंप्यूटर का विकास समझ चुके हैं, सुपर कंप्यूटर्स, मेमोरी, हार्डवेयर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को पढ़ चुके हैं और बीच में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे उनको भी बहुत सारे हम रिलेट कर चुके हैं। क्लियर। और जिन्होंने अभी तक क्लास नंबर 1 से देखना प्रारंभ नहीं किया है या वो पहली बार अभी इसी क्लासेस के माध्यम से राधेश पाठशाला से जुड़े हैं, तो वो सबसे पहले क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करें ताकि आपको चीजें एक एक करके समझ में आने लगेंगी, क्योंकि बेस क्लास 1 से ही बनता है हमारा। क्लियर। तो हम आज एक नया टॉपिक भी प्रारंभ करेंगे और साथ ही एक दो चीजें मैंने रिकॉल की थी, क्योंकि हम अभी लास्ट क्लास में हमने सिस्टम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कंप्लीट किया है। तो मैंने आपको एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैंने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। क्लियर। तो इसको हमने अच्छे से डिफाइन कर लिया था। अब एक बार मैं थोड़ी 2-4 लाइन एक अलग से लिखवा देता हूँ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के विषय में। क्लियर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और पेन कॉपी लेके ही बैठना। कल की क्लास में मैंने आपको अच्छा खासा समझाया था क्यों आवश्यक है पेन कॉपी, क्योंकि आपके फाइनल नोट्स यही है। मैं कह रहा हूँ मैं आपको कोई नोट्स भी दूंगा ना प्रिंट करके आपको पीडीएफ फॉर्म में, तब भी आपको लगभग यही चीजें मिलेंगी। उसमें 95-97% कुछ हो सकता, क्योंकि लैंग्वेज को मैं थोड़ा विस्तार से लिख दूंगा, फैला के लिख दूंगा, तो वो नोट्स थोड़े बड़े हो जाएंगे। पर आप मेनली आपको चीजें यही मिलेंगी आईसीटी में, क्योंकि आईसीटी में हमको बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। आईसीटी में हमको फैक्ट पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और सीधे सीधे बुलेट पॉइंट में आपको चीजें अच्छे से पता हो जाए, बस इतना ही चाहिए। आईसीटी में आपसे 5 प्रश्न कोई नहीं छीन सकता, बस इतना याद रखिए आप। क्लियर। बहुत बढ़िया है ना। और अभी तक यदि राधेश पाठशाला से सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइड में बटन होगा सब्सक्राइब का, वहां कर लीजिए, ताकि क्लासेस अब आपकी डेली चल रही हैं। अभी कोई ऑफ भी नहीं रहा मैंने बीच में और ना मैं कोई ऑफ लेने वाला हूँ। क्लासेस पर डे आपको आएगी। सिलेबस बहुत बड़ा है। हाँ, मैं एक चीज और सोच रहा था आपके लिए, मैं बता दूं कि हम एक यूनिट और साथ में स्टार्ट करना चाहता हूं मैं। या तो हमारी हायर एजुकेशन की यूनिट हो सकती है या फिर कम्युनिकेशन की, यानी पर डे हम 2 क्लासेस लेकर चलने वाले हैं। क्लियर। तभी जाके हमारा सिलेबस पूरा हो पाएगा, नहीं तो एक एक क्लास में तो बहुत समय लग जाएगा यार हमको। और मैं नहीं चाहता कि एकदम फास्ट फॉरवर्ड में आपको समझाऊं, तो प्रॉब्लम आपको होगी, फिर कहोगे सर आपसे विश्वास करके हमने पढ़ा और प्रश्न ही नहीं बने वहां से। और देखो, लगभग पूरे 50 के 50 प्रश्न की गारंटी तो मैं भी नहीं दूंगा, मैं क्या कोई भी टीचर नहीं ले सकता, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, हर बार कुछ ना कुछ एक दो न्यू कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं जो किसी भी टीचर को अंदाजा नहीं होता कि यहाँ से प्रश्न बनेगा, लेकिन वो पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमारा जो टारगेट है ना, वो 40 से 42-43 प्रश्न तो सही करना है हमको पेपर 1 में, बस इतना हम याद रखेंगे। क्लियर। चलिए, तो मैं अभी समझा रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक वह सॉफ्टवेयर होते हैं, मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो परिभाषा थी ना, वही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की परिभाषा। बट यहाँ पे थोड़ी एक दो चीजें ऐड में करने जा रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर ही पढ़ा ना लास्ट में, तो मैं इसको एक बार और थोड़ा सा डिटेल से इसको एक्सप्लेन और कर देता हूँ अलग, क्योंकि मैंने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर करके अलग से कोई नहीं पढ़ाया था आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा था, फिर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और बाकी सारे हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कमर्शियल सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर और ये सारे के सारे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे हमने सॉफ्टवेयर पढ़े थे। तो हमने अलग से ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को नहीं लिखा था, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ताकि क्या है ना, वो आंखों के सामने जो चीजें बनी रहती है ना, तो उसको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है हमको। जब हम एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको पुरानी चीजें अब जब देख ली जाती है उसको रिकॉल जल्दी से कर लेता है। सॉरी। क्लियर। अब देखिए, इसकी कुछ 4-5 लाइनें हैं, वो नोट कर लीजिए आप। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है ना, एक हार्डवेयर और एक होता है आपका यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस पता है आपको क्या होता है? देखिए, हम जब अपना मोबाइल ऑन करते हैं या जब हम अपने लैपटॉप या पीसी को ऑन करते हैं, तो एक इंटरफेस आता है जिसमें बहुत सारे आपके पास फाइल्स हो रही होती है, एक इमेज भी उसमें, बैकग्राउंड इमेज भी लगा होता है, बहुत सारे आइकन्स आपको उसमें शो हो रहे थे, आपके जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, फाइल्स होते हैं। तो जो भी आपको यूजर इंटरफेस यानी जिसको आप आउटपुट में देख रहे हो, उस सब के बीच में, इन दोनों के बीच में जो
इसकी जो संचार प्रक्रिया यानी कि इनके बीच में जो कम्युनिकेशंस या संचालन कह लीजिए, आप इसको कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, संचालन की जो प्रक्रिया होगी, ठीक है, या जो प्रोसेसिंग का कार्य होगा, इन सबको कार्य कौन करेगा? तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है प्रिय विद्यार्थियों? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों कार्यों को अच्छे से करता है। जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ, क्लियर? जैसे कि मेरे पास ये मोबाइल फोन है, ये मेरा मोबाइल है, क्लियर? अब इस मोबाइल में है मेरे पास एंड्रॉइड 14 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, क्लियर? अब ये मोबाइल मेरा, अब ये क्या है, मोबाइल कौन सी कंपनी का मान लेते हैं हम? मान के चल लेते हैं ये सैमसंग का एक मोबाइल है मेरे पास, सैमसंग का। तो सैमसंग का ये क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया। अब इस सैमसंग के मोबाइल को जो ऑपरेट करेगा, जो चलाएगा, इसको जो प्रोसेसिंग करेगा, मेरी कमांड्स को जो प्रोसेस करेगा, वो कौन करेगा? आपका एंड्रॉइड 14 का सॉफ्टवेयर करेगा। तो जितने भी मुझे यहाँ आपका जो इंटरफेस दिखता है, आपकी जो मोबाइल की सारी जो प्रक्रिया होती हैं, उन सबको संचालन कौन रखता है? आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, आप इसको कह सकते हैं, ऑपरेटिंग ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। हिंदी में भी इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलेंगे यार, है ना? अब मत सोचना कि अब हिंदी में क्या लिखे, तो हिंदी में भी यही लिखो। मन कर रहा हो हिंदी शब्द यूज करने तो देवनागरी में लिख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम, बस। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब मैं इसके विषय में कुछ आपको चीजें इसमें एग्जांपल में लिखवाई देते हैं आपको, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज है आपका, जो हमारे लैपटॉप में हम यूज करते हैं, विंडोज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज। एंड्रॉइड 14 बताया मैंने, ये किसका एंड्रॉइड किसका है? गूगल का है। इसकी जो पेटेंट कंपनी है वो कौन सी है? गूगल है। कि नोकिया का सिम्बियन होता है, और एप्पल का iOS मैंने आपको बताया था। चलिए नोट कर लीजिए एक बार फिर से, कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? iOS, सिम्बियन, एंड्रॉइड, विंडोज, ये सब के सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आपके सभी के सभी, विंडोज हो गया, iOS हो गया, सिम्बियन हो गया, एंड्रॉइड हो गया आपका, क्लियर? और भी बहुत सारे मेन आपको मैंने यहाँ से लिखवा दिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, लिनक्स भी है एक, क्लियर? ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नोट कर लीजिए इसका। इसके बाद में आपको इसमें एक चीज और नोट कराने जा रहा हूँ, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। बहुत इजी है, कोई अलग से इसमें नहीं है, लेकिन हमने क्या इसको थोड़ा डिवाइड कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कभी अगर बहुत ज्यादा डीप यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आपको वहां पे कंफ्यूजन ना रहे। देखो अगर आपने अच्छे से समझा है ना, तो बहुत सारी चीजें मैं ना भी लिखूं ना तो भी समझ में आ जाएंगी जब आप एग्जाम देंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है ना यार प्रश्नों को। देखिए कौन कौन से प्रश्न होते हैं, हम एक बार देख लेते हैं। मैं लिस्ट में बनवा दे रहा हूँ आपको। नंबर 1 आप नोट करेंगे, सबसे पहले आपका एक जो सॉफ्टवेयर होता है, ये होता है आपका सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर। सिंगल यूजर सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये इसी के टाइप है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के ये टाइप्स होते हैं। इसकी क्या विशेषताएं होती है, इससे जानने से पहले मैं आपको थोड़ा इनके क्या करता हूँ, एक एक करके सारी चीजों को मैं नोट आपको करा देता हूँ। एक होता है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नोट करते चलिए ना। अभी हम इसको एक एक लाइन की चीजें हैं, एक एक लाइन में हम इनको आराम से समझ लेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो इनकी परिभाषा इनके नाम में छुपी हुई है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर है ना, कुछ भी इसको आप कह सकते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम 3 हमने देखी, सिंगल यूजर सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कह लीजिए, इसको भी आप सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में लिख लीजिए ना, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं ना। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, फिर हमने लिखा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, फिर हमने लिया रियल टाइम ऑपरेटिंग, एक आप लिखिए मल्टीटास्किंग
4 नंबर पे हम नोट करें मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर, मल्टीटास्किंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो गया। क्लियर, एक और नोट कर लीजिए इसमें आप आपका जो पर्सनल हम जिसको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंगल यूजर मतलब जिसपे सिर्फ सिंगल यूज के लिए जो यूज होगा वह सॉफ्टवेयर आपके क्या कहलाएंगे, वह आपके सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर कहला सकते हैं। क्लियर, क्लियर। जैसे कि आपका एमएस विंडोज हो गया, आपका एग्जांपल के तौर पे मैं एक एमएस विंडोज आप एक एग्जांपल लिख देता हूं। एमएस विंडोज, एमएस डॉक हो गया आपका। तो ये सब क्या है, ये सब के सब आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के सिस्टम के एग्जांपल कहलाते हैं। क्लियर। अब जैसे कि अब मैं मल्टी यूजर्स की यदि बात करूं जिसको मतलब बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, लिनक्स, यूनिक्स, लिनक्स मैंने आपको बता दिया, यूनिक्स मैंने आपको बता दिया, और बहुत सारे होते हैं। एक एक करके एग्जांपल आप इसमें नोट कर लीजिएगा। क्लियर। और इसमें एक आप एक लिख सकते हैं आरटी लिनक्स, एक लिनक्स का एक सॉफ्टवेयर होता है आरटी लिनक्स। क्लियर। और इसके बाद हमारा कौन सा है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में भी आप यही कर लीजिए आप, एक तो यूनिक्स और लिनक्स। बस कहने देखो कभी कभी है ना शब्द परिवर्तित हो। अब देखो मल्टीटास्किंग को मल्टी यूजर कर दिया, अब यूजर और टास्किंग कंफ्यूज ना हो आप, इसीलिए मैं आपको ये सारे के सारे एग्जांपल से समझा रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार की वहां कंफ्यूजन शब्द को लेकर, अरे यार हमने तो टास्किंग पढ़ा था यहाँ तो मल्टी यूजर पूछ लिया। अब देखो अंतर कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल वही है ना, सेम वही। यूनिक्स और लिनक्स मैंने आपको दोनों जगह के एग्जाम्पल लिखवा दिए। मोबाइल ऑपरेटिंग में तो फिर आपका एक मैंने अभी नोट कराया आपको, जैसे कि सिम्बियन हो गया, एंड्रॉइड हो गया, iOS हो गया, ये सारे के सारे क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं। क्लियर, समझ में आ गया आपको। विंडोज सिंगल यूजर, अब एक लैपटॉप में एक ही विंडोज काम करेगी, एक विंडो पे हम 2-3 लैपटॉप नहीं चला सकते, यानी हमने एक विंडोज का यदि हमने परचेस की है तो उसमें अपना एक ही पीसी को रन कर सकते हैं, अन्य और उसमें पीसी ऐड करके नहीं चला सकते। क्लियर, बस ये इतना सा एक छोटा सा मेरे पास टॉपिक आया था। यूजर इंटरफेस आपको बता दे, चलिए यहाँ पे मैं एक आपको यूजर इंटरफेस और बता देता हूँ। अभी मैंने चर्चा की थी ना आपके पास यूजर इंटरफेस की क्या होता है। देखिए यूजर इंटरफेस जो आप देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। अब जो यूजर इंटरफेस में आप यूजर इंटरफेस, फेस यानी कि दिखना, आपके पास मान के चलिए ये एक पीसी है, ये आपकी डिस्प्ले है किसी भी चीज की, मान लीजिए एलईडी डिस्प्ले, और ये आपकी एक मोबाइल फोन या टेबलेट की डिस्प्ले कह लीजिए आप इसको, ये टेबलेट मान लीजिए या इसको आप मोबाइल फोन समझ लीजिए। अब इस पे आपके पास देखिए यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स आती हैं, आइकन्स होते हैं, ये आपकी एक इमेजेस होती है, सेम यही के यहाँ पे हम वॉलपेपर्स लगा लेते हैं अपने मोबाइल में, यहाँ क्लॉक चल रही होती है, यहाँ टाइम दिखा रहा होता है, यहाँ नेटवर्क दिखा रहे होते हैं, यहाँ कुछ एप्लीकेशन शो होते हैं हमारे पास। क्लियर। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, जो हमको यूजर का जो हमें इंटरफेस हमारे डिवाइस में जो यूजर के लिए, यानी कि मैं यूजर हूं ना इस डिवाइस को चलाने वाला, तो मुझे इसका जो इंटरफेस यहाँ दिख रहा है ये आपका कहलाता है यूजर इंटरफेस। अब देखिए इसके ना, अब ये दो तरीके, इसके दो टाइप्स यूजर इंटरफेस के होते हैं। वह दो टाइप्स क्या होते हैं ये आप इसमें नोट कर लीजिए, बाई चांस यदि कभी पूछ लिया जाए तो आपसे प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। देखो मेरा उद्देश्य यही है इतनी सारी चीजें लिखवाने का, इतनी डिटेल से पढ़ाने का, कोई चीज छूटे ना हमसे। कम से कम 4 प्रश्न तो हमारे सही होना ही चाहिए आईसीटी से, और मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ आपके 5 भी हो जाएंगे यदि आप पीवाईक्यूज भी लगाओगे तो आपसे 5, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है पीवाईक्यूज लगाने से बहुत ज्यादा। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं भी आया ना तो आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करके उसको क्रोनोलॉजी वाले जो प्रश्न होते हैं वो उलझाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने ज्यादा क्लॉज आपके पास ऑप्शंस दिए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पीवाईक्यू लगाने से वो स्किल आपकी बिल्ड हो जाएगी, इसलिए मैं कहता हूँ यूथ कंपटीशन की बुक ले लो और अभी से लगाना प्रारंभ कर दो। क्लियर। चलिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। इसके अब 2 टाइप्स होते हैं यूजर इंटरफेस के, दिख रहा है आपको। चलिए पहले यहाँ मैं आपको बताते चलता हूँ, साथ में आप लोग देखते। पहला होता है
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, नोट करिए, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। सेकंड होता है आपका, इधर नोट कर दूं, दोनों जगह पे लिखा देता हूं, है ना, नीचे आपको अगर नहीं दिखा तो सेकंड आप नोट कर लीजिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए, तो ये दो टाइप होते हैं आपके यूजर इंटरफेस के। एक तो होता है आपके पास कैरेक्टर। अब देखिए, कुछ भी नहीं है यार, बस नाम अलग कर दिए, इतने बड़े बड़े नाम लिख दिए, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब इसमें क्या लिखा है भाई साहब, ग्राफिकल की बात कीजिए। ग्राफिकल्स का मतलब क्या होता है, यानी ग्राफिक्स, एक अलग से ग्राफिक्स आता है हमारे डिवाइस के अंदर, जिसके माध्यम से हम चीजों को अच्छे से, जो इमेजेस, जैसे कि इमेजेस होती हैं, वीडियो, ये सब की सब किसके माध्यम से देख पाते हैं, ये सब की सब हम देख पाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। ठीक है, हर डिवाइस में ग्राफिक्स आता है, अपनी उस ग्राफिक्स की मेमोरी होती है, कोई 2 GB का ग्राफिक्स आता है, 4 GB का आता है, 6 GB का आता है, 8 GB का आता है, 12 GB के ग्राफिक्स आते हैं, जिसका जैसा ही। जैसे गेमिंग में बहुत ज्यादा ग्राफिक्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको वो सिमुलेशंस देखने पड़ते हैं। तो सिमुलेशंस की बात करूँ तो इसके लिए आपको, तो सिमुलेशंस, तो इस तरीके से जो भी आपके पास इंटरफेस आता है, जिसमें वीडियो होती है, इमेजेस होती है, सिमुलेशंस होते हैं, या आपके पास कैसे कहूं मैं आपको, जैसे कि आप, जैसे कि ये आपने ओपन किया, ये पूरा का पूरा, अब ये किस तरह का वो कहलाएगा यूजर इंटरफेस, तो ये कहलाएगा आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ये एग्जांपल रहा है इसका, तो ये कहलाएगा आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अब कैरेक्टर की बात जब आती है तो सीधी बात है भाई साहब, शाब्दिक, नोट कर लीजिए इसको, शाब्दिक या वर्ड्स फॉर्मेट में जो आपको इंटरफेस दिखेगा, उसको हम कहते हैं कैरेक्टर। जैसे कि जब हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो बहुत सारे नंबर आते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना, अल्फाबेट्स आते हैं। तो इस फॉर्मेट में आपको जो मिलेगा ना यूजर इंटरफेस, ये आपका कहलाता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो ये दो छोटी चीजें थी जो हमसे, मुझे लगा था आपको बताने की, एक्स्ट्रा मुझे दिखी थी चीज। अगर यहाँ से प्रश्न बन जाए तो आप लिख लीजिए। देखिए, छोटी छोटी चीजें, मैं वही कह रहा हूँ ना, अब इसके लिए नोट्स बनाने की आवश्यकता है ही नहीं है, सिंपल सी चीजें पता होना चाहिए। ग्राफिक यूजर इंटरफेस की परिभाषा लिख दी जाएगी शब्दों में, क्योंकि जो शब्द वहां पूछे जाएंगे वो तो वैसे भी नहीं समझ में आने वाले नोट्स पढ़ के। इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ इंग्लिश के वर्ड पे भी हमको दोनों ही, इंग्लिश में ही इसको पढ़ना है और हिंदी को साथ में लेके चलना है। क्लियर, आईसीटी सब्जेक्ट में बिना इंग्लिश के तो पार नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड बहुत अच्छे होते हैं, कुछ जगह सरल पड़ते हैं हिंदी की तुलनात्मक रूप से हिंदी से। चलिए, यहाँ तक नोट कर ही रहे होंगे आप लोग, है ना, और नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हम सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करें, क्योंकि ये हमारी 8वीं क्लास है आज, और अभी बहुत कुछ पढ़ना है। आईसीटी में भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, गला सूख रहा है मेरा। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। अब एक आपकी मेरी मेमोरी, मैंने आपसे कहा था मेमोरी की एक मुझे मापन आपके लिखवाना था, केबी बाइट वगैरह ये सारी चीजें। तो जब हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे ना, तो नंबर सिस्टम से पहले मैं आपको सारी की सारी चीजें बता दूंगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी, मे बी 2 से 3 दिन बाद हमारे ये थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कैलकुलेशन वाले पार्ट पे स्विच करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपका एक्सेल हो जाएगा, और मेमोरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम भी एक मेमोरी का ही पार्ट होता है कुल मिला के। तो ये सारी चीजों को हम करेंगे लास्ट में, कैलकुलेशन वाले पार्ट्स को। तो इसमें भी लगभग 2-3 क्लासेस लग जाएंगे हमको नंबर सिस्टम के लिए भी। और थ्योरी वाला पार्ट अब लगभग हमारा मेन हम चीजें कर चुके हैं। मे भी 20-25 से 20% हो रहा होगा, हाँ 20-25% रहा, क्योंकि अभी हमारे पास वायरस हैं, मेलवेयर्स वगैरह, ये सारे के सारे हमको साइबर अपराध और एथिक्स वाला पार्ट जो वो भी पढ़ना हमारा शेष है। ये सारे के सारे थ्योरी वाले पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एथिक्स में तो पूरा आपको थ्योरी पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा कुछ चीजें पढ़ना नहीं होती उसमें, टेक्निकल चीजें, और प्रश्न भी बहुत ज्यादा वहां से आते नहीं है, इसलिए मेन चीजें हम पढ़ेंगे। और अब हम हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले आज, नोट कर लीजिए सबसे पहले आप।
नेटवर्क। यस, तो हम जो अब नया एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क। तो नेटवर्क के क्या क्या कितने टाइप्स होते हैं, नेटवर्क होता क्या है, कैसे काम करता है। तो नेटवर्क देखिए, नेटवर्क यानी कि आप कह लीजिए इंटरनेट आपका। एक तो इंटरनेट होता है, जब इंटरनेट इंट्रानेट ये पढ़ेंगे अलग से, अभी मैं सिंपल सी एक चीज आपको समझा देता हूँ। एक मिनट, इससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। यहाँ नीचे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं डियर प्रिय विद्यार्थियों? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अब ये होती क्या है, हमने अभी तक चर्चा नहीं की। अभी तक हम क्या पढ़, देखो अब हम पढ़ने वाले हैं दोनों को मिलाने। अब हमारा जो पार्ट हो रहा है ना, कम्युनिकेशन वाला एक पार्ट स्टार्ट हो रहा है, यानी कि संचार वाला अब जो हम पार्ट स्टार्ट करने वाले, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन वाला पार्ट हम स्टार्ट करने वाले। अभी हम लोग डिवाइसेस पढ़ रहे थे, अभी हम तकनीक पे बात कर रहे थे, सीधे हम डिवाइसेस, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ा, मेमोरी पढ़ा, ये सब के ये तकनीकें हैं, ये टेक्नोलॉजी है जिनका विकास हुआ है और जो हमारे संचार को आसान बनाती है, हमारे दैनिक क्रियाकलापों को बहुत ज्यादा हद तक आसान करते हैं, हमारे काम को आसान करती हैं। इन सब चीजों को हम अभी तक समझ रहे थे। सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा, चाहे वो कंप्यूटर मेमोरी हो, चाहे वो सुपर कंप्यूटर्स हो, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे डिवाइसेस या जो हमारी जो भी टेक्नोलॉजी जिनका हमने आविष्कार किया है, ये सभी आविष्कार हमारे दैनिक जीवन हो। माफी चाहूंगा पावर कट हो गया था, तो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम लोग अभी समझ रहे हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है? देखिए हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक सेपरेट आपने अगर सिलेबस, मैंने जब आप मेरी अपनी जब सिलेबस एनालिसिस वाली क्लास देखी होगी या आपने खुद से सिलेबस पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने कम्युनिकेशन की एक यूनिट आपने देखी होगी कि कम्युनिकेशन की एक सेपरेटेड यूनिट है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो यूनिट नंबर 8 है, यानी कि आईसीटी, इसमें भी हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। क्लियर? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये हम अभी पढ़ रहे हैं। अब देखिए मैंने इसको इतना लेट क्यों समझाया, क्योंकि अब हम देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने डिवाइसेस पढ़े हैं, अभी तक हमने आविष्कार पढ़े हैं, जो टेक्नोलॉजी पढ़ी है। लेकिन अब हम उसका देखेंगे कैसे हम कम्युनिकेशंस में यूज करते हैं। क्योंकि अब जैसे कि हम नेटवर्क पढ़ेंगे, ठीक है, आईपी एड्रेस पढ़ेंगे, बहुत सारे हम एड्रेस पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे हम संचार और कम्युनिकेशन, इंटरनेट, इंट्रानेट, ये सारी चीजें पे जब पढ़ने वाले हैं, तो उसका जो मेन जो आधार होता है ना, वो यही होता है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। क्योंकि सूचनाओं का हम क्या करते हैं, आदान प्रदान ही करते हैं। ऐसा करते ना कि करके समझ ही लेते हैं, आप समझ ही नहीं आएगी। देखिए मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। सबसे पहले आप नोट करें सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, या इसकी एक परिभाषा नोट कर लीजिए ना यार, डायरेक्ट इसी की एक परिभाषा नोट कर लीजिए आप, मैं लिखवा भी देता हूँ आपको और आप नोट भी कर लीजिए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी होती क्या है? देखिए किसी भी, आप इसको ऐसे समझिए, पहले मैं लिखवा दूं या समझा दूं, बताइए आप क्या करना चाहेंगे? अरे अब आप लाइव तो हो नहीं, तो आपकी तो वैसे भी नहीं चलने वाली, जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूँ, पहले मैं लिखवाता चलता हूँ, साथ ही साथ उस लाइन को समझाता चलता हूँ। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, ठीक है। देखिए किसी भी, नोट कर लीजिए ना, ये किसी भी सूचना को एकत्र या संग्रहित क्या लिखा मैंने, पहली लाइन को समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी किसी भी इंफॉर्मेशन को एकत्र, ठीक है, यानी कि स्टोर करना या उसको संग्रहित करना, क्लियर। अब एक शब्द और लिख रहा हूं, अब यह उसमें हमको सुधार करना, संग्रहित, उसमें सुधार करना। 3 शब्द में आप समझा रहा हूं, यही समझ लेना, बस समझ में आ जाएगा। सूचना को एकत्र करना या संग्रहित करना और उसमें सुधार करना, किसको, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एकत्र करना या संग्रहित करना या उसमें सुधार करना, तथा इसके बाद तथा
उसे प्रेषित यानी कि ट्रांसफर करने के लिए, अब देखिए एक शब्द और इसमें मिल गया, सुधार, यानी कि इसको कस्टमाइज करना, इसको इंप्रूव करना, उसको कस्टमाइज करना या इंप्रूव करना उसको। ये इंग्लिश के जो वर्ड बोल रहा हूं ये नोट करते रहना, क्लियर, ठीक है। जैसे मैंने वहां सुधार एंड कस्टमाइज करना, इसको स्टोर करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को एकत्र करना या संग्रहित करना या उसमें सुधार करना या उसको प्रेषित करने के लिए, नोट कीजिए, प्रेषित करने के लिए हम जिस तकनीक का यूज किया जाता है, जिस तकनीक का हम यूज करते हैं वह आईसीटी कहलाती है, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहलाती, ये इसकी परिभाषा है। बस किसी भी सूचना को एकत्र करने, संग्रहित करने और इसके बाद एकत्र और संग्रहित करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उसको सुधार करके, क्या लिखा बट एकत्र किया, एकत्र संग्रहित किया, फिर उसको हम सुधार करेंगे। सुधार करने के बाद क्या होता है, ये सूचना है, क्लियर, ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टोर, यानी डाटा कलेक्शन करेंगे या सूचना को हम कलेक्ट करेंगे, सूचना को हम क्या करेंगे, स्टोर या कलेक्ट करेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा भाई साहब सुधार, यानी कि इसको बेहतर किया जाएगा, इसको कस्टमाइज किया जाएगा, इसको इंप्रूव किया जाएगा। क्यों किया जाता है ये भी मैं अभी जब मैं 3 चीज इसके मैं बताने वाला हूं वो समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये कहां जाएगी, इसको बाद इसको कहां की, इसको किया जाएगा ट्रांसफर, किसके पास ट्रांसफर किया जाएगा ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं, क्लियर, ये समझ लीजिए, ये इसकी परिभाषा है। किसी भी सूचना को एकत्र करने, संग्रहित करने, उसमें सुधार करने या उसे प्रेषित करने के लिए जिस तकनीक का हम यूज करते हैं उसे हम आईसीटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कैसे, ये भी मैं एग्जांपल से अभी आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, लेकिन इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, संचार यहां लिखा, यानी कि ट्रांसफर करना, किसी भी सूचना को जो संप्रेषित करने की जो प्रक्रिया होती है वह संचार कहलाती है। संचार की क्या परिभाषा है, नोट कर लीजिए, किसी भी सूचना को संप्रेषित या ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया होती है वह संचार या कम्युनिकेशन कहलाती है। ये पूछ ली जाती है कभी कभी परिभाषाएं, आपको इसलिए पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन अब जब पढ़ें, कम्युनिकेशन को बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, संचार यानी कि कम्युनिकेशन को हम बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्लियर, ये नोट कर लीजिए। इतना नोट कर लिया आपने, तो फिर मैं आगे की चीज आपको बता दूं। अब देखिए, अब जब हम किसी चीज को कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें 3 चीज होती है सबसे महत्वपूर्ण। इसके मैं उपकरण बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको 3 चीज दिखाने जा रहा हूं आईसीटी के। अच्छा चलिए, आईसीटी में जब हम यूज करते हैं ना, तो इसके कुछ गैजेट्स भी होते हैं जिसके माध्यम से हम अपनी कम्युनिकेशन यानी संचार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि किस माध्यम से हम करते हैं, तो आप नोट करेंगे, जैसे कि रेडियो हो गया आपका, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, यही सबसे मेन होते हैं आपके जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं, वही सबके सब आपके मोबाइल होते हैं। कुछ वायरलेस या सेल्यूलर फोन जिनको अपन बोलते हैं, सेल्यूलर फोन हो गए आपके, ये सबके सब क्या है, ये सबके सब आपके ये डिवाइसेस होते हैं जिसके माध्यम से आप इस प्रक्रिया को पूरी तरह से सक्रिय रूप से इसको हम संचालित करते हैं, क्लियर। फिर मैं आता हूं वापस, जल्दी नोट कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया है, क्लियर। अब ये कैसे करेंगे तुमको पता ही है, सॉफ्टवेयर होते हैं और हार्डवेयर के माध्यम से। किसके माध्यम से, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के माध्यम से।
कंप्यूटर डिवाइसेस होंगे आपके पास। अब इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, लिखने वाली कोई बात नहीं है, आपको पता होगा जब तक हार्डवेयर, अब तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हार्डवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर भी चाहिए और सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर? जैसे कि आप मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करना है किसी को, तो मुझे एक एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर चाहिए ना व्हाट्सएप का, जिससे मैं वीडियो कॉल पे संवाद कर सकता हूँ अपने प्रिय तम से। क्लियर? चलिए अब मैं इसकी एक और चीज इसमें बता देता हूँ संचार में। देखिए नोट करेंगे, हम इसको आराम से समझ लेंगे। तो संचार अभी हमने पढ़ा है कि सूचनाओं का जो संप्रेषण होता है, यानी कि जो हमने अभी कम्युनिकेशन पढ़ा है, कम्युनिकेशन में क्या पढ़ा था? सूचनाओं का जो संप्रेषण होता है, जो ट्रांसफर होता है, यानी सूचनाओं के ट्रांसफर की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन ये कम्युनिकेशन के 3 चरण होते हैं, जो मैंने अभी पहली परिभाषा लिखवाई थी ना आपको इन दोनों की मिला के, उसी का ही एक और विस्तार से मैं आपको यह चीजें बता देता हूं। देखिए सबसे फर्स्ट आप नोट करेंगे इसमें, एक सबसे पहले होता है, इसमें होता है भाई ट्रांसमीटर। क्या होता है? ट्रांसमीटर। अब इसको हिंदी में भी आप लोग ट्रांसमीटर ही लिख लीजिए, ट्रांसमीटर। देन अब देखिए सबसे पहले क्या होगा? ट्रांसमीटर। फिर क्या होता है? फिर आप इसमें नोट करेंगे अगला जो होता है आपका रिसीवर होता है। कौन होता है? रिसीवर। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको रिसीवर नोट करना है। अब इसके लिए एक हमको चाहिए होता है माध्यम। क्लियर? ये माध्यम या इसको मीडियम बोलते हैं, माध्यम या मीडियम, और रिसीवर को रिसीवर ही बोलते हैं, प्राप्तकर्ता भी बोलते हैं इसको, रिसीवर या प्राप्तकर्ता भी नोट कर लीजिए, ये हम कह सकते हैं। अब देखिए ये 3 इसके जो मेन इसके जो घटक होते हैं, या मेन जो इसके पार्टिसिपेशन जिनके माध्यम से जिनका होता है, वो ये 3 चीज होते हैं। देखिए अब इसमें मैं एक चीज बताता हूँ। मान के चलिए मैं हूं, मैं इस समय आपसे क्या कर रहा हूँ, हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, पर हमारा कम्युनिकेशन कैसा है? वन वे कम्युनिकेशन है। कौन सा कम्युनिकेशन है? जब कम्युनिकेशन में समझ लेंगे हम इसको, हमारा कम्युनिकेशन है वन वे। लेकिन हम सिर्फ इतना ही बात कर रहे हैं, एक सूचना मतलब कैसे हम एक सूचना को संप्रेषित किया जाता है, किस माध्यम से। मैं कौन हूं यहाँ पे? तो मेरी क्या भूमिका है? तो मेरी क्या भूमिका होगी यहाँ पे? ट्रांसमीटर। और आप मुझे सुन रहे हो, यानी कि स्टूडेंट्स, तो आपकी क्या भूमिका है यहाँ पे? आप हो चुके हो रिसीवर। अब सर ये बीच में मीडियम क्या है? मीडियम में बताता हूं। मीडियम ये हो सकता है जो मेरे यहाँ पे देखिए सेट पे एक माइक लगा हुआ है, मेरे कैमरे या मेरे एक डिवाइस में मैंने एक और उसमें ट्रांसमीटर लगाया हुआ है, तो उसके माध्यम से मेरी वॉइस आप तक ट्रांसमीटर और रिसीवर के माध्यम से वॉइस जा रही है। जैसे कि हम दोनों के बीच में कैसे संवाद संभव हो पा रहा है, यानी संवाद तो ये एक तरफा संवाद है, यानी कि मैं सिर्फ आपको चीजें समझा रहा हूँ, आपकी मुझे फीडबैक या प्रति अभिव्यक्ति मुझे नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं तो आपको गाइड कर रहा हूं ना। तो आप किस भूमिका में आ गए? रिसीवर। लेकिन हम लोगों के बीच में क्या है? हम लोगों के बीच में एक मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है। इसी माध्यम पे आप मुझे देख रहे होंगे, या तो आप मुझे लैपटॉप में सुन रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, मुझे मोबाइल में या टैबलेट में देख सुन पा रहे होंगे। तो जो मीडियम होता है ये होता है। इसमें एक चीज होती है, जब हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे, यहाँ पे एक चीज और रहती है, ये रहती है आपके पास, इसको हम बोलते हैं संचार बाधा। ये मैंने अभी बता दी है, बस आपको याद रहे, जब हम कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने। संचार बाधा यानी कि कम्युनिकेशन वेरियस, कम्युनिकेशन वेरियस। क्लियर? तो संचार बाधा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये है आपकी एक मेन पूरी की पूरी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम संचार करते हैं। क्लियर? अब समझ में आ गया? अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स तो खाली पड़ा ही रहता है, कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। और वीडियो को पहुंचा दीजिए करिए, जो भी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 और जून 2026 की दृष्टिकोण से तैयारी करना चाहते हैं उन तक राधेश पाठशाला को पहुंचा दीजिए, उनको मुझे मेरे पास तक लेकर आइए, किसी भी तरह से आपकी जिम्मेवारी है। क्लियर? जैसे आप लोगों को फायदा मिल रहा है थोड़ा बहुत, उनको भी मिल जाएगा, है ना? और मेरा जो उद्देश्य है वो भी उस उद्देश्य की भी पूर्ति हो जाएगी। चलिए इतना समझ में आया? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हम समझ सकते हैं। इसके हमने क्या क्या 3 पार्ट थे, एक तो माध्यम होता है, रिसीवर होता है, ट्रांसमीटर होता है, ये सारी की सारी, ये देखो ये इसलिए मैंने समझा दी
ताकि आपको एक अभी हम जो चीज पढ़ने वाले हैं, अब जब मैं वाईफाई पढ़ाऊंगा तो अब वो पता तो चले यार वाईफाई, मॉडेम, राउटर, ये सारी चीजें क्या होती, कैसे ये कनेक्ट दूसरे से कनेक्टिविटी कर रही हैं यार, है कि नहीं। जब हम नेटवर्क्स पढ़ेंगे सारे के सारे, जब इंटरनेट पढ़ेंगे तो कैसे कम्युनिकेट होता है, तो इस माध्यम से आपका सारा का सारा कम्युनिकेशन की प्रक्रिया होती है। अब इसके कुछ टाइप्स भी देख लेते हैं। देखिए संचार हम जब पढ़ेंगे ना आगे कम्युनिकेशन में, तो वहां चीजें अलग हो जाती है, लेकिन हम जब आईसीटी के हिसाब से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उतना भी समझ लेते हैं। क्लियर। तो अभी मैं आपको यहाँ पे संचार के मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं। संचार के टाइप्स में आपको जो आईसीटी में हमारे यूज हो रहा है, वैसे तो जब उधर पढ़ेंगे जब हम संचार, तो वहां कम्युनिकेशन अलग हो जाता है, वहां हम टीचर कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, स्टूडेंट कम्युनिकेशन, तो वो चीज अलग होती है, मास कम्युनिकेशन वो अलग चीज होती है। लेकिन यहाँ हम समझ रहे हैं मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? ये हम दोनों की बात करते हैं, 2 टाइप से हम कम्युनिकेट करते हैं चीजों को। पहला नोट कीजिए आप, पहला होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो गया आपका पहला। दूसरा होता है आपका ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन, ये नोट करेंगे आप इधर। ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन पहला कौन सा है प्रिय विद्यार्थियों मेरे? एक होता पॉइंट टू पॉइंट। अब समझ में आ गया होगा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, हमारा जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है, यानी हमारे ट्रांसमीटर में आप मुझे ले लीजिए, ट्रांसमीटर और रिसीवर, या मैं इसको जैसे कि चल इसको और आसान भाषा में लिखवा दूं, या बताइए कि इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे आप इसको लिखना चाहेंगे आप मुझे बताएं। या तो आसान भाषा में लिखवा दूं इसकी सिम्टम, या फिर मैं ऐसा करता हूं, जैसे पहले समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, क्लियर, मोबाइल है, यहाँ पे आप है और एक मोबाइल यहाँ पर है, और यहाँ आपका मित्र है। कितना सेकंड लगा यहाँ पे कॉल उठाने में? लगभग 30 सेकंड, या 30 सेकंड से पहले उठा लेगा यदि उसके हाथ में मोबाइल होगा तो ये जो कम्युनिकेशन है ये कहलाता आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट हम किसी भी एक व्यक्ति से या हम डायरेक्ट बात करते हैं, ये कहलाता आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति से हम संवाद करते हैं। इसमें जरूर नहीं है आप मोबाइल वॉइस कॉल ही करोगे, इसमें आपका एक तो वॉइस कॉल्स हो गया, वीडियो कॉल्स हो जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो मैसेजिंग भी हम कह सकते हैं, मैसेजिंग या चैट्स के माध्यम से बात करना, तो ये सब के सब जो कम्युनिकेशन होते हैं ये आपके आते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में। यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच डायरेक्ट यानी एक सीधे वे में हम इसमें कम्युनिकेशन करते हैं। क्लियर। किस किस के मध्य होता है? सीधा सीधा ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य, ये ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के मध्य संपन्न। क्लियर। तो ये आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। अब देखिए ब्रॉडकास्टिंग का तो समझिएगा, कोई चीज ब्रॉडकास्ट की जाती है तो ये होती है थोड़े बड़े लेवल पर, खबर होती है बड़े लेवल पर, यानी ये एक मास कम्युनिकेशन का एक पार्ट हो जाता है। मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का यह पूरी तरीके से आप इसको कह सकते हैं पार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा जो ट्रांसमीटर और ये भी मतलब एक तरीके से ट्रांसमीटर, अब इसमें क्या है ना, प्रकृति बदल, यहाँ डायरेक्ट नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। अब ये मान के चलिए एक हब है, क्या है ये? हब है। अब यहाँ से कोई चीज ब्रॉडकास्ट हो रही है, इसको आप मोबाइल में भी आप देख रहे हो या सुन रहे हो, इसी को आप टीवी पर भी देख रहे हो, इसी को आप लाइव वहां बैठे हुए भी देख रहे हो, आप लाइव भी ये चल रहा है। क्लियर। यानी कि फिजिकली भी आप वहां पर प्रेजेंट उपस्थित हो। और क्या कर सकते हैं, इसी को आप कंप्यूटर में भी देख रहे हो, इसी को आप लैपटॉप पर भी देख रहे हो, इसी को आप टेप पर भी देख रहे हो। तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन होता है ये होता है आपका ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन।
क्लियर, यानी कि एक बड़े लेवल पे चीज हम एक जो हमारा संचार होता है इसको हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और यह ब्रॉडकास्ट की जो प्रक्रिया होती है ये इतने सब डिवाइसों में एक समय पर एक साथ हो सकती है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में हम सीधे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम बात, जैसे दो लोग हम आपस में वार्ता नहीं करते, जैसे आप दो लोग कभी कभी टपरी पे जाकर मित्र से मिलते होंगे या अपने प्रियतम या प्रियतमा से मिलते होंगे, तो वो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है। क्लियर, अब समझ में आ गया, याद रखना प्रियतम और प्रियतमा, प्रियतम प्रियतमा आ जाए तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। और जब मैं कहूं ये, जब आप कोई भी बड़ा सा टीवी चैनल उठा के देखोगे या न्यूज चैनल देखोगे आप उठा के, तो ये क्या कहलाता है, आपका ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन कहलाता है। इसको हम कम्युनिकेशन जब यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम और ज्यादा विस्तार से इसको पढ़ेंगे। अभी बस एक अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ी समझ में आ जाए, इसलिए मैं ये चीजें आपको नोट करा दी है मैंने। चलिए अगला, एक और छोटी चीज, मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले, मैंने आपको जब हम सुपर कंप्यूटर्स पढ़ रहे थे, जब मैं कंप्यूटर्स के टाइप्स आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको वहां कहा था कि मैं दो कंप्यूटर आपको एक चीज पढ़ाने के बाद ही पढ़ा, क्योंकि जब मैं कंप्यूटर्स के टाइप्स आपको बता रहा था तब मैंने आपको डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर के विषय में मैंने बताया था कि इनको हम जब पहले सिग्नल्स को जब विषय में समझ लेंगे, क्योंकि सिग्नल्स को हम तभी समझ सकते हैं जब हम कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को समझ पाते हैं। देखिए सिग्नल्स क्या होते हैं, सबसे बड़ी बात, सिग्नल्स नोट कर लीजिए, सिग्नल्स क्या होते हैं। देखो सिग्नल यानी कि संकेत, सिग्नल मतलब संकेत ही होता है ना। अब मैं उस वाले सिग्नल की बात नहीं करता हूं जो आपको कहीं बैठे बैठे किस कोई देता होगा या मिलता होगा आपको, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आईसीटी के सिग्नल्स की बात। क्लियर, तो आईसीटी में सिग्नल्स का तात्पर्य होता है हमारी जो सूचना होती है या हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, इसको हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को विद्युतीय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, विद्युतीय यानी कि हम इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परिवर्तित कर यानी हमारी इंफॉर्मेशन यानी कि वह प्रक्रिया या वह चीज जो हमारी इंफॉर्मेशन या सूचना को विद्युतीय फॉर्म यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्या करती है, परिवर्तित, उसको हम क्या कहते हैं, सिग्नल्स। समझ में आ गया, यानी कि किसी भी सूचना या किसी भी इंफॉर्मेशन को वह प्रक्रिया या वह डिवाइस या वह चीज जो विद्युतीय उस इंफॉर्मेशन को विद्युतीय रूप में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो परिवर्तित करती है, वह क्या कहलाती है, आपकी सिग्नल्स कहलाती है। ठीक है, अब सिग्नल्स कितने टाइप के होते हैं, तो सिग्नल्स होते हैं श्रीमान आपके दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं सिग्नल्स, सिग्नल्स होते हैं दो टाइप के। एक होता है आपका डिजिटल सिग्नल, पहले लिखिए एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, और एक होता है आपका डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। तो ये सिग्नल्स के दो टाइप्स होते हैं। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है ये समझ, छोटी छोटी विशेषताएं देखिए। पहले बात करते हैं हम एनालॉग सिग्नल्स के बारे में। ठीक है, देखिए एनालॉग सिग्नल जो होते हैं ना, अब इन सब के बीच में क्या हो रहा है, एक मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए ये शब्द को बस याद रखना, इलेक्ट्रिक फॉर्म में चीजों को परिवर्तित की जाती है। अब जैसे कि एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट घूम रहा है आपका अंतरिक्ष में, पृथ्वी के राउंड लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये कौन सा है, मान के चलिए ये हमारे पास सेट है कोई सा एक, जो ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट इसको कह सकते हैं, जिससे न्यूज चैनल सारे ब्रॉडकास्ट होते हैं। अब एक ये दिल्ली में बैठा हुआ, एक ये दिल्ली में एक सेंटर है, मान के चलिए जी न्यूज का। क्लियर, अब जी न्यूज पे यहाँ एंकर बैठा हुआ है, इनको दिखाना है लाइव। अब जैसे कि ये आप है, ये आपका होम है, यहाँ आपके पास मोबाइल हो या घर हो या टीवी पे हो या आप चीजें देखना, तो कैसे देखोगे, यहां से सिग्नल्स कहां जाएंगे पहले, यानी कि ये इलेक्ट्रिक यहाँ की जो यानी कि जो एंकर जो भी इंफॉर्मेशन आपको, यानी कि मान के चलिए दिल्ली में बाढ़ आ गई है, अभी बारिश का मौसम है ना, मान के चलिए उत्तराखंड में बाढ़ आ गई है, भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड्स हुई है वहां पर।
अब यहाँ पे जो जी न्यूज का जो एंकर है ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जाएगी यहां से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के माध्यम से, कहां, सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट से फिर वहां से आपके पास ये इंफॉर्मेशन आएगी आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, आपके टीवी पे, आपके लैपटॉप पे, आपके कीबोर्ड पे। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन होती है ये सब सिग्नल्स के माध्यम से होती है। क्लियर? किसके माध्यम से? सिग्नल्स के। अब ये सिग्नल्स दो है, अब सर सिग्नल्स तो एक भी हो सकते हैं। देखो दोनों की काम अलग अलग। डिजिटल सिग्नल थोड़ा एडवांस सिग्नल होता है, फिर एक होता है एनालॉग सिग्नल, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल्स केबल्स के थ्रू होते हैं और बहुत सारे सिग्नल्स वाईफाई के। अब यहाँ पे डायरेक्ट सैटेलाइट पे मैंने केबल तो लगा नहीं रखी, तो किस माध्यम में जा रहा होगा? नॉन वायरलेस सिग्नल्स मिल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? और वहां से भी उसी फॉर्म में वापस आ रहा है मेरे पास, सिग्नल्स वहां जाएगी, वहां से फिर सैटेलाइट के माध्यम से वही लैंग्वेज परिवर्तन होके वापस डिजिटल सिग्नल में मेरे पास वो चीजें वापस इंफॉर्मेशन डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफर होकर मेरे पास चीजें आ जा रही हैं। तो इसकी छोटी छोटी जो मैं परिभाषाएं आपको नोट करा रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिए। देखो ये जो सिग्नल्स होते हैं ना, ये वोल्टेज और धारा के परिवर्तित होते हैं। ये पूछा जा सकता है, पर लिख लीजिए वोल्टेज और धारा के परिवर्तन के स्वरूप होते हैं। अर्थात एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होते हैं जो वोल्टेज और धारा, वोल्टेज या धारा के हम क्या करते हैं, ये परिवर्तन के परिवर्तन होते हैं, यानी सतत इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। अब जैसे कि मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे ये सिग्नल है, अब ये जा रहा है, अब ये क्या ना स्थायी नहीं रह सकता, किसी वे में जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सिग्नल ये परिवर्तित होता रहता है, यानी सिग्नल स्थायी नहीं रहता। लेकिन यहाँ क्या होते हैं, सिग्नल कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए स्थिर हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये इस वे में, अब ये देखिए बस इतना अंतर है इसका। इनमें वोल्टेज यानी कि जो इलेक्ट्रिक फॉर्म की जो धारा बह रही है, इसमें हम किसी भी तरह, मतलब इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। देखिए किस तरह से ये बिल्कुल स्थिर नहीं हो पाते सिग्नल्स, इसमें मतलब परिवर्तित, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी ऊपर, कभी नीचे, थोड़ा सा भी स्थिर नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हल्का सा, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ पे सिग्नल क्या हुआ, थोड़ा स्थिर हुआ, फिर इसने आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे थोड़ा स्थिर हुआ सिग्नल। इस तरीके से सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स आपके काम करते हैं। क्लियर? तो ये दो तरह। अब इसी के आधार पे आपके मैंने दो चीज बताया थे, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, और एक होता है एनालॉग कंप्यूटर। तो इस तरह से ये सारे के सारे कंप्यूटर भी आपके वहां पे कार्य करते हैं। क्लियर? डिजिटल सिग्नल्स में लेकिन क्या है ना, जो वोल्टेज की धारा होती है, क्लियर, इसमें एक तो होता है जीरो और एक ही, जो जीरो होता है वोल्टेज की धारा को जो आपकी जो मैं आपको बता देता हूँ, चलिए लिखवा देता हूँ ना। देखिए डिजिटल सिग्नल्स के अंतर्गत हम देखिए, जो जीरो होता है, जीरो से जिस धारा को शो किया जाता है, ये निम्न धारा को शो किया जाता है। किसको? निम्न वोल्टेज धारा को शो किया जाता है। और एक के माध्यम से उच्च वोल्टेज धारा को शो किया जाता है, उच्च धारा को हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये था आपके सिग्नल्स। बस प्रश्न डायरेक्ट पूछ नहीं जा सकते, पर पूछने तो आप समझ लीजिए, लेकिन यहाँ से प्रश्न यदि आएंगे तो बहुत सारे आपके पास डेफिनेशंस के माध्यम से आपसे पूछने की संभावना बहुत ज्यादा यहाँ रहती है प्रश्नों की। क्लियर? इतना समझ में आ गया आपको? देखिए एक चीज और, एक छोटी सी और चीज बता देता हूँ मैं आपको, जो कई बार पूछी गई है ना, पूछी गई है पहले भी प्रश्न, यूजीसी इससे प्रश्न पूछ चुकी है। एक आती है बैंडविड्थ, नोट कर लीजिए, बैंडविड्थ छोटी सी डेफिनेशन से नोट कर लीजिए। बैंडविड्थ क्या होती है? देखिए बैंडविड्थ जो होती है ना, किसी भी, अब जैसे मान के चलिए आपने कभी कहीं काम किया है, यदि आपने प्राइवेट सेक्टर में कभी काम किया हो किसी कंपनी में, जैसे कि एक कॉल सेंटर्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉल सेंटर्स। मैं एग्जांपल इधर बता दूंगा, ये मान के चलिए कॉल सेंटर्स है। क्या है ये? कॉल सेंटर। और ये क्या है? आपका सैटेलाइट। इस सैटेलाइट है, यानी जिस भी कंपनी की यहाँ सिम लग रही होगी तो वहां से वो कम्युनिकेट वो नंबर से करते हैं। इसके पास मान के चलिए कितने पीसीस की क्षमता है? इसके पास 100 पीसीस रखे हुए हैं। इस कॉल सेंटर में कितने पीसीस है? 100 पीसीस है। ठीक है,
अब इसके पास जो कॉल्स आएंगे वो कहां से आएंगे, वो सैटेलाइट के थ्रू आते हैं। क्लियर, जो भी कॉल्स आते हैं पहले कहां जाएगा, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होकर डायरेक्ट आपसे पास वो सिग्नल्स, वो डिजिटल सिग्नल्स के माध्यम से संवाद होता है। अब जैसे कि मान के चलिए ये एक राज्य, कोई सा भी एक्स राज्य हम ले लेते हैं, किसी राज्य का नाम ये एक्स राज्य है। क्लियर, अब ये पूरे राज्य को ऑपरेट करता है ये कॉल सेंटर किसी भी एक जगह से। क्लियर, उस राज्य का, या इसको मान लेता हूं 108 का एक ये कॉल सेंटर है, 108 का कॉल सेंटर है, और ये कोई ऐसा एक राज्य है हमारे पास, 108 जो एम्बुलेंस चलती है उसका एक, और यहाँ पे लगभग मान के चलिए थोड़ा पीसीस की संख्या बढ़ा के हम कर देते हैं 200 पीसीस, यानी 200 कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे रखे हुए हैं, उस पर 200 एजेंट वो कॉल लेने वाले भी हैं। लेकिन क्या है, कभी कभी क्या होता है, कॉल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ते हैं, कॉल्स की संख्या पहुंच गई मान के चलिए 300 यहाँ पे। अब ये तो सिर्फ कितने कॉल्स को ट्रांसफर कर पाएगा, आपका जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट कितने कॉल ही ट्रांसफर कर पाएगा, 200 कॉल ही ट्रांसफर कर पाएगा। अब बाकी के जो 100 कॉल्स है वो कहां जाएंगे, तो वो 100 कॉल्स जो आपके एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो सारे के सारे होते हैं ड्रॉप्स। तो हर इनकी जो बैंडविड्थ कैपेसिटी कितनी है इसकी, 200 कॉल्स या 200 डिजिटल सिग्नल्स या 200 कॉल्स इसकी बैंडविड्थ है। इससे ज्यादा अगर इसके पास आप बटन दोगे तो ये नहीं ले पाएगा, इनको लाइसेंस लेना पड़ता है 300 पीसीस का, 400 पीसीस का, जो भी कंपनीज होती है, संचार कंपनीज होती है, टेलीकम्युनिकेशंस वाली जो कंपनीज होती हैं, जो ये सारे के सारे प्रबंधन करती है, उन सबको इनसे लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन इनके पास कितना लाइसेंस था, मान के चलिए 200 पीसीस का, या 200 सिग्नल्स या 200 कॉल्स ये एक टाइम पे ले सकते हैं। एक टाइम की बात कर रहा हूं, अब 200 से ज्यादा जब कॉल पहुंचेंगे तो बाकी के सारे कॉल्स क्या होंगे, ड्रॉप्स होंगे, यानी जा ही नहीं सकते। यानी कि 300 लोग को यदि इमरजेंसी है तो वो 300 लोग यहाँ पे उनके पास वो कॉल कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, आपने कभी किसी कंपनी में कॉल किया होगा, या आपके पर्सनल जियो का सिम है या जो भी सिम है, कभी हम कॉल करते हैं कोई इशू है तो वो आपको देखो हमारे सभी अधिकारी अभी अन्य कॉल पर व्यस्त हैं। क्यों, क्योंकि उनकी जो बैंडविड्थ कैपेसिटी है वो ओनली सिर्फ उतनी है, इससे ज्यादा कॉल आएंगे तो वो आपको या तो ड्रॉप्स होंगे या फिर आपको वेटिंग में दिखाते। तो यही आपकी बैंडविड्थ कैपेसिटी कहलाती। अब इसको मैं और आसान भाषा में लिखवा दूं तो किसी भी उपकरण की, नोट करिए, किसी भी उपकरण का तात्पर्य वह पीसी या वह हब हो सकता है पूरा, या एक कोई सा डिवाइस हो सकता है, उसकी जो आवृत्ति परास यानी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, आवृत्ति परास यानी कि फ्रीक्वेंसी रेंज को ही हम बैंडविड्थ कहा जाता है, या वो जिस फ्रीक्वेंसी रेंज पर कार्य करता है बस वही बैंडविड्थ कहलाता है। अब ये कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज पर काम कर रहा है, 108 का मान के चलिए 200 पे, तो ये इसकी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, मात्र 200 पीसीस। जैसे और इसको और सिंपल एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ, ये समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। जैसे कि आपके पास घर में एक छोटी वाली लेजम होगी या नली या पाइप बोलते हैं जिसको आप, ठीक है, पाइप होगा। अब इसकी आवृत्ति परास कितनी हो रही है, ये दिख रहा है आपको, ये जो निकल रहा है, अब ये मान के चलिए बस ये जो आपके पास पाइप जो पानी फेंक रहा है जिस स्पीड से या जितनी मात्रा में, ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, यानी आवृत्ति परास इतनी काम कर, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं बैंडविड्थ। बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी के पास बड़ा पाइप होगा, जो खेतों में आपने देखा होगा, ये जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं ने, अब टैंकर आपने देखा होगा, पानी का टैंक आता, उसकी बैंडविड्थ कितनी है, उसकी बैंडविड्थ इतनी है, और ये इसकी आवृत्ति परास होगा, और ये इसकी बैंडविड्थ कहलाएगी। यानी कुछ कुल मिला के सिग्नल क्षमता या उन सबको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज, या आपको इसको बैंडविड्थ आप कह सकते हैं। समझ में आ गया आपको इतना? तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं बैंडविड्थ के अंदर। तो ये छोटी छोटी जो चीजें थी, जो अभी हम जब नेटवर्क्स पढ़ेंगे उनको समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी था। कल हम नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ेंगे, तो आज के लिए हम इतना यहीं समाप्त करेंगे अपनी ये क्लास को। कल हम बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं। नेटवर्क डिवाइसेस के पढ़ने के बाद हम लैन, बैन, पेन, जितने भी हमारे नेटवर्क्स होते हैं वो सारे के सारे नेटवर्क्स पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर थी और बहुत महत्वपूर्ण थी यार, है ना। जितनी भी चीजें मैं अभी तक आपको लिखवा रहा हूँ ना,
और यदि आप लिख रहे हैं ईमानदारी से, क्लियर, मुझ पे यदि आप विश्वास करके यदि वो चीजें लिख रहे हैं तो उसको यार रिवाइज जरूर कीजिए यार, सिर्फ लिख के मत चले जाना। जो आज क्लास की जो आज आपने नोट्स बनाए हैं आपके, उनको रिवीज करते रहना। पहली क्लास जब भी ये आप नया पढ़ो तो पहली क्लास का रिवाइज करते हुए चलना, ताकि लास्ट में जाकर रिवीजन करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। इसीलिए क्योंकि सिलेबस बड़ा है ना यार आपको। अब देखिए हमारे पास 8 क्लास हो चुकी हैं आज हमारी, लेकिन 8 क्लास में मैं बहुत ज्यादा कंप्लीट अभी नहीं कर पाए। अभी भी हमारा लगभग आप मान के चलिए 40% सिलेबस बाकी है आईसीटी का, लगभग 35 से 40% अभी और पढ़ना है हमको। इसमें नंबर सिस्टम आपका टाइम ले जाएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट है आपके पास। अब मैं तो डायरेक्ट यार जल्दी जल्दी बता के निकल जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो आपको आएगी ना यार। मैं नहीं चाहता आपके पास किसी भी जगह किसी भी ऐसा स्कोप छूटा जाए, इसलिए मैंने अभी पीवाईक्यूज नहीं लगवा रहा हूँ आपसे। पहले एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं, आप रिवीजन कर लीजिए। आप पीवाईक्यू बुक मंगाइए, आप लगाइए। पीवाईक्यूज कैसे लगाना है हम इसके लिए अलग से विस्तार से एक क्लास ले लेंगे। हम पीवाईक्यूज कैसे करना है, किन चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है, हर एक यूनिट के विषय में हम चर्चाएं इस तरह से कर लेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आपसे ना रहे जब आप एग्जाम सेंटर में, जब आपका पीसी के सामने जब आप प्रश्नों को समाधान कर रहे होते उस समय। तो बाकी आज के लिए इतना ही है, और देख लेते हैं, कुछ आपके लिए बताना तो नहीं रह गया। लगभग मेरे हिसाब से इतना ही। हमने आज छोटे छोटे टॉपिक काफी कंप्लीट कर लिए हैं, और मेन चीज हमने आईसीटी को आज समझा ना, ये इंपॉर्टेंट था। ये देखिए हम कम्युनिकेशन में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी अभी मैंने थोड़ा सा समझा दिया, क्योंकि जब हम नेटवर्क्स पढ़ेंगे, बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, जैसे हम वाईफाई के बारे में चर्चा करेंगे, ब्लूटूथ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अगली क्लास में, और मॉडेम हो गया आपका, राउटर्स हो गया, ये सारे के सारे डिवाइसेस हम जब पढ़ेंगे। अच्छा, और हम नेटवर्क टोपोलॉजी भी पढ़ेंगे, ये हम लेन के अंदर पढ़ लेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी हम लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अच्छे से हम कलम टोपोलॉजी भी हम निपटा लेंगे, कल हो जाएगा। जब हम लेन पढ़ेंगे तो उसी में पढ़ लेंगे, क्लियर। और एक है आपकी मेमोरी के मापन, वो हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। यानी कि बहुत जल्दी जल्दी हम सिलेबस सब कंप्लीट करने की ओर है। मे भी लगभग 4 से 5 क्लास में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी 4 से 5 क्लासेस और लग सकती हैं आपके पास आराम से। अभी तो वायरस बचे हैं, मेलवेयर्स बचे हैं, तो 5 से 6 क्लास भी हो सकती हैं। बाकी देखते हैं कितने क्लास में हम कंप्लीट कर पाते हैं। और जितना आपको पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए। बहुत जल्दी यूनिट 10 हम स्टार्ट करने वाले। मैं चाह रहा हूँ कि हम दोनों ही क्लास एक साथ चलाएं। पेपर 1 में 2 क्लास आपकी डेली होती रहे यूनिट पेपर 1 में, ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होता रहे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम एग्जाम से 1.5 महीने 2 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दो। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि यार हम कंप्लीट कर देंगे ना, हम इतना अगर कर लिया, तो आप मान के चलिए आपको रिवीजन का टाइम अच्छा मिल जाएगा लास्ट के टाइम पे, क्योंकि पीवाईजी साथ में लगाना है। पेपर 1 भी तो आपको, पेपर 2 भी तो आपको पढ़ना है ना यार साथ में, तो उसको भी एक इक्वल टाइम देना पड़ेगा। उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जितना वो समय लेता है उतना टाइम उसको भी देना पड़ेगा। बाकी आप पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, और मुझे भी दीजिए अब जाने की इजाजत। तो मिलते हैं कल फिर 11 बजे अपनी एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक बता दिए, अभी तक जितना पढ़ा है वो सब अच्छे से याद करना, अच्छे से रिवाइज करना, नोट्स बनाना। और जो नए हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं राधेश पाठशाला के माध्यम से, वो कृपया करके पहली क्लास से देखना प्रारंभ करें, है ना। क्लासेस कहीं नहीं जा रहे, मैं क्लासेस बिल्कुल डिलीट नहीं करूंगा, निश्चित रहिए। सारी क्लास अवेलेबल है आपके पास। आप लास्ट एग्जाम तक ये क्लासेस नहीं हटने वाली आपकी, निश्चिंत रहिए। क्लासेस नहीं हटेंगी, बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगा मैं क्लासेस। सारी क्लास अवेलेबल रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर ना। तो तब तक के लिए आप पढ़िए, खूब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, सबसे बढ़िया। और अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।